आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। पर मैं आप ही में से एक हूँ। बहुत ज़्यादा संभवतः उम्र का फासला नहीं होगा, है पर ज़्यादा नहीं है। कुछ साल पहले मैं भी कॉलेज में था। मैं समझ सकता हूँ आप लोग जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ भविष्य के सपने आपके मन मस्तिष्क में कौंधते हैं। भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने आप लोगों ने देखे होंगे। मैं बस अपने अनुभव से 2-4 बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। सपनों को पूरा करने की जिद ज़रूर पालें अपने अंदर। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, और यकीन मानिए ज़िंदगी जितनी सहज आज जिस पड़ाव पर आप हैं, जितनी सहज यहाँ से दिखती है, इतनी सहज हमेशा नहीं होगी। एंड द आयरनी इज कि इस मोड़ पर हम लोगों को ज़िंदगी की सहजता का एहसास नहीं होता। हम लोग को आज ही ज़िंदगी इतनी टफ लगती है, भैया इस टर्म में मार्क्स कम आए, उस टर्म में मार्क्स कम आए, आज ये एग्ज़ाम है, कल उस टीचर ने ये बोल दिया। यही हम लोग को जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ लगने लगती हैं। मम्मी को कैसे बताएंगे, पापा को कैसे बताएंगे, मार्क्स कम आ गए, आज अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुई। ये सब चीज़ें हम लोग को इतनी बड़ी परेशानियाँ, इतनी बड़ी कठिनाइयाँ आज की तारीख में लगने लगती हैं। पर यकीन मानिए आज से 5 साल 10 साल के बाद ज़िंदगी आपको जिस राह पर लेकर जाएगी, उसके बनस्पत रिलेटिवली अगर आप देखें, इससे खूबसूरत साल और कोई नहीं हो सकते। एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे आप हैं। इसका जितना मज़ा हो सकता है, इसका जितना लाभ हो सकता है, क्योंकि ये दिन वापस लौट कर नहीं आते। स्कूल कॉलेज के दिन आज मैं लाख कोशिश कर लूँगा ज़िंदगी में संभवतः संघर्ष परिश्रम करके मैं सब हासिल कर लूँगा, पर समय में पीछे नहीं जा सकता। अभी तो नहीं जा सकता, टाइम मशीन कभी बन जाए अलग बात है, बट फिलहाल नहीं जा सकता। तो ये दिन लौट कर नहीं आते। यकीनन इन दिनों की गंभीरता को भी हमेशा ध्यान में रखना है। पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। पढ़ाई, एक अच्छी तालीम, एक अच्छी शिक्षा आपके जीवन की, आने वाले भविष्य की बुनियाद को गढ़ते हैं। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, और शिक्षा के महत्व को मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके महत्व को हम सब समझें। और इसीलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है और मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ ऐसी संस्थाओं को, ऐसे लोगों को जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कल माधुरी जी से मेरी मुलाकात हुई, परसों मैं मधेपुरा में था, लेट नाइट आया, परसों संभवतः मिलना था, नहीं मिल पाया, पर कल मेरी इनसे मुलाकात हुई। और आज पहले से ही मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे, पर उसके बावजूद मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से कि आने में भी मुझे विलम्ब हुआ, बट कारण यही था कि प्रायर कमिटमेंट्स थे एंड आई डिडंट इवन वांट टू गेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ, आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस बात को घर घर तक पहुँचाना ज़रूरी है। और आप बच्चों से बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता इसके महत्व को जनता तक लेकर जाने के लिए। हमारा प्रदेश, जब हम इसको एक विकसित राज्य बनाने की हम लोग कल्पना करते हैं, भाई हम सब आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और हम सब देखते हैं कि आज की तारीख में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम सबको पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप विदेश तो छोड़ दीजिए, भारत के ही आप बाकी राज्य देखिए, दिल्ली, बम्बई चमचमाते शहर बने हुए हैं। क्या कारण है भैया कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी हमारा प्रदेश उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया, उस तरीके से विकास नहीं कर पाया? क्यों? भाई एक बिहारी होने के नाते ये बातें मुझे चुभती हैं। जब मैं दूसरे राज्यों में जाकर देखता हूँ, वहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्सेस की बात करता है, शॉपिंग मॉल्स की बात करता है, मेट्रोस की बात करता है, बुलेट ट्रेन्स की बात करता है, मतलब विकास के मापदंड नेक्स्ट लेवल पे उसका डिस्कशन होता है। और हम लोग अगर आज भी अगर अपने प्रदेश में अगर हम लोग विकास की बात करें, अपने गाँव में अगर हम लोग चले जाएँ, तो हम लोग के लिए विकास सीमित होकर रह जाता है कि भैया कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे मेरे गांव में एक ट्रांसफार्मर आ जाए, कैसे मेरे घर के बाहर एक नली बन जाए, गली बन जाए मेरे गांव में। ये विकास के मापदंड बन के रह गए हमारे प्रदेश में। ये बात किसी से छुपी नहीं है, मैं राजनीतिक बात यहाँ पे ज़्यादा करूँगा नहीं, पर मेरी मेरे मुख्यमंत्री से रह रहकर लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती है, क्योंकि मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार के विकास के लिए सही मायनों में अगर कोई सोच रखता है तो हम लोग को आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी।
हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, हम लोग को इन्वेस्टर्स को लाना होगा और उनको यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देने होंगे, ईज ऑफ बिजनेस देना होगा, एजुकेशनल हब बनाना होगा। पटना के, बिहार के अलग अलग शहरों को, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, अलग अलग पॉकेट्स को चुनकर उसको एजुकेशनल हब बनाना होगा। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की हम लोग को बात करनी होगी। बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को डेवलप करने की जरूरत होगी। इन तमाम बिंदु पे मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच जब तक हम लोग नहीं रखेंगे तब तक हम लोग अपने बिहार को विकसित नहीं सोच सकते और नहीं होगा बिहार। पर समस्या इस बात की है, दुख इस बात का होता है कि आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी, और ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग इसको अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। आज भी हम लोग जब चुनाव आते हैं या जब अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का मौका आता है तो बनिस्बत कि हम उनकी कार्यशैली पर उनका मूल्यांकन करें, हम लोग जाति पे चले जाते हैं। कितने राजनीतिक दल तो कागज पे ही अपना चुनाव लड़ लेते हैं और जीत भी लेते हैं कि भाई ये समीकरण बन गया हमारा, हम चुनाव जीत गए। कब तक जाति के आधार पर हम लोग चलते रहेंगे? और जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश में गहराती तब है जब जब शिक्षा का अभाव होता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद एक पढ़ा लिखा 21वीं सदी का युवा हूँ, मैं नहीं मानता भैया जाति व्यवस्था में, और नहीं मानना चाहिए किसी को जाति व्यवस्था में। क्या मिला हम लोग को आज़ादी के इन 75 सालों में, जहाँ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? भैया क्या है हमारे पास महोत्सव मनाने के लिए? आप में से कल कोई अपना भविष्य संवारने के लिए बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज भी कितने बच्चे ऐसे हैं, वो तो थैंक्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस, जहाँ पे कम से कम थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चों को अपने ही प्रदेश में रहकर पढ़ाई करने की। बल्कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको पहला मौका मिलता है वो बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जितने सक्षम परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनको पहला मौका मिलेगा वो अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, और उसके बाद वो दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, वहीं पे शिक्षा हासिल करेंगे, वहीं पे नौकरी करेंगे, वहीं पे घर खरीदेंगे, वहीं पे शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और उसी प्रदेश के होके रह जाएंगे और अपने प्रदेश में वो प्रवासी कहलाए जाएंगे। अपने प्रदेश में वो कब आएंगे? जब होली, दिवाली, छठ, बहन का ब्याह, माँ बाप की तबीयत खराब। और आने वाले दिनों में आज जो हमारी ताकत है, हम लोग कहते हैं कि बिहार एक युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। और दुख होता है भैया जब हम लोग देखते हैं कि अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता बुजुर्ग व्यवस्था में उन लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है और कोई शौक से अपना घर नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ, मैंने अपने पापा से बहुत प्यार किया, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी ऐसी परिस्थिति नहीं चाहूँगा जहाँ पे मुझे घर को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़े, पर मजबूरी बनता है और हम लोग जाते हैं दूसरे प्रदेशों। पर क्यों और कब तक जाते रहेंगे हम लोग? भाई मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो रोजगार के लिए। क्यों नहीं आ सकता भाई? भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्यों एक बिहारी ही दूसरे प्रदेश जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्गों को देखता हूँ दिल्ली में इनसे सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे घंटों घंटों, दिनों दिनों तक डॉक्टर से मिलने के लिए। ये व्यवस्था हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, अनंत संभावनाएं हैं। और जहाँ पर अगर आप बात करें ज्ञान की, भाई ज्ञान की धरती रहा है, गौतम बुद्ध की धरती रहा है हमारा बिहार प्रदेश। हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब हम लोग फक्र करते थे जब देश दुनिया शिक्षा के महत्व को जानती तक नहीं थी। सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारा प्रदेश देता है। तो क्यों हमारे प्रदेश की ये बदहाल परिस्थिति है? कारण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का अभाव। लोग शिक्षित नहीं हैं, इसीलिए कुछ राजनीतिक दल उन्हें अपने जातिगत धार्मिक मुद्दों में उलझा के, फंसा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। मैं खुद एक राजनीतिक दल से आता हूं, बट मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। यू नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। जब तक आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तब तक आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको समझना होगा कि जड़ में समस्या कहाँ है, और वो समस्या शिक्षा का अभाव है। इसीलिए आप सबसे आग्रह करूंगा, आप में से कई ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में शिक्षक बनेंगे, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होती है। हमारे संस्कारों में हमें सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में हम लोगों ने शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया। हमें सिखाया जाता है कि कभी भगवान सामने दिखें और शिक्षक सामने दिखें
तो पहले जाकर गुरु के आप चरण स्पर्श कीजिए, उनका आप आशीर्वाद दीजिए। इन संस्कारों से हम लोग आते हैं। तो ऐसे में शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ, मैं कोई नहीं होता आप लोग को ज़्यादा बातें बताने वाला या किसी तरीके का कोई ज्ञान देने वाला, पर अपने जो अनुभव थे वो ज़रूर आप लोगों के साथ मैंने साझा किए। और मैं अपने अनुभव से ही मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य आप लोगों के ही हाथों में है। बिहार के युवा ही बिहार का भविष्य हैं, बिहार के शिक्षक ही बिहार के भविष्य को संवारेंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस जिम्मेदारी का एहसास हमेशा आप लोग अपने कंधों पर रखेंगे, अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने प्रदेश वासियों के प्रति ईमानदार रहेंगे, और आने वाले दिनों में जिस विकसित बिहार की कल्पना संभवतः हमारे बुजुर्गों ने, मेरे पिता ने तो यकीनन की ही की, मेरे दादा ने भी की थी, उनके पिताजी ने भी की होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने बिता दी इस कल्पना में कि भैया आज नहीं तो कल बिहार विकसित होगा, आज नहीं तो कल बिहार विकसित होगा। संघर्ष करें, परिश्रम करें, परिश्रम का कोई पर्याय नहीं हो सकता, पर संघर्ष को भी पूर्ण विराम मिलना चाहिए। उम्र भर उम्र अगर आप सिर्फ संघर्ष ही करते रहेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके संघर्षों में कोई कमी है, कि आपके संघर्ष आपको अपने अंजाम तक नहीं लेकर जा पा रहे हैं। संघर्ष से डरे नहीं, पर इतना भी सुनिश्चित करें कि ये संघर्ष आपको एक सुखद परिणाम तक लेकर जाए। मैं चाहता हूँ भैया कि मेरी इसी पीढ़ी में बिहार एक विकसित राज्य बने, क्योंकि ये सपना मेरी पिछली पीढ़ियों ने भी देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी सिर्फ इसी संघर्ष में अपना पूरा जीवन बिता दें कि भैया हम लोग कब बिहार को विकसित करेंगे, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार में कैसे मूलभूत ज़रूरतों का अभाव समाप्त होगा, दूसरे राज्यों में हमारा पलायन रुकेगा। इन तमाम बातों को आज ही गंभीरता से लेते हुए और इस संकल्प के साथ आप लोग जब इस कॉलेज से निकल रहे हैं, ज़रूर इस संकल्प के साथ निकलिए। और कोई बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचे कि भैया हम पूरी देश दुनिया ही हम सुधार देंगे। बस अपने अगल बगल वालों को भी अगर हम शिक्षित कर पाए, उनको भी अगर हम सुधार पाए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं भी हम लें, पर जिस गांव से हम आते हैं अगर उस गांव को ही हम शिक्षित कर पाए, उस गांव में ही हम शिक्षा के महत्व को समझा पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ऐसे एक एक करके दिए गए योगदान से यकीनन आने वाले दिन में हमारा प्रदेश एक शिक्षित राज्य कहलाएगा। और शिक्षा आने के बाद यकीनन जितनी जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए हैं, जातीयता की हो, धर्म की हो, अलग अलग तरीके के भेदभाव हो, कुरीतियाँ हों, उन सब से हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में यकीनन कहीं ना कहीं पुनः आप सब से कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। अगली बार जब आपसे मुलाकात करूँ, आप सब अपने अपने क्षेत्र में स्थापित लोग हों, आप लोग के सपने पूरे हों, ये कामना करता हूँ। अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।